हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये फर्स्ट पार्ट एमपीपीएससी 2020 का जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आते हैं जीके के। तो वो सारे क्वेश्चंस जिसमें कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और वर्ल्ड करंट अफेयर्स, वर्ल्ड स्टैटिक जीके पूछा जाता है। वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है और ये सीरीज लगातार चल रही है। इसका ये 31वां भाग है जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चंस की संभावना है वो सारे क्वेश्चंस में से मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और नए पाठ्यक्रम, नया जो सिलेबस आया है एमपीपीएससी 2020 का, उसके अनुसार मैंने ये पूरा का पूरा सीरीज चालू की है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि अन्य वो सारे परीक्षार्थी जो कि एमपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा मेरी इस चीज से जुड़कर एमपीपीएससी जीके की पूरी तैयारी कर पाए। और साथ ही साथ में मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लगातार मेरी सीरीज से जुड़े हुए हैं, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारे वीडियोस देख पाएंगे। ध्यान रखें, ऑल का रेडियो बटन क्लिक करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं मैं 31वां वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आ गया आपको। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजना प्रायोजित की जाती है। किसके द्वारा प्रायोजित की जाती है? केवल केंद्र सरकार के द्वारा, आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से राज्य सरकार के द्वारा, या फिर केंद्र सरकार और पंचायत निकाय दोनों एक साथ करते हैं। सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर ये योजना संचालित की जाती है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है केवल केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना संचालित की जाती है, जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इसका नाम बदल दिया गया है। नाम बदलकर क्या हो गया है? ये महात्मा गांधी महात्मा गांधी ग्रामीण, ठीक है ना, राष्ट्रीय की जगह पे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बन गया है। और ये अधिनियम कब पारित हुआ था? ये अधिनियम हुआ था 25 अगस्त 2005 को। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में इस तरीके की डेट भी पूछी जाती है। तो 25 अगस्त 2005 को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का अधिनियम पारित हुआ था और इसमें मिनिमम 100 दिन की रोजगार की जो गारंटी है वो दी जाती है। यानी कि इसमें जो ग्रामीण लोग हैं उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार इसमें देना आवश्यक है, ठीक है। और इसमें जो कम से कम रोजगार प्रतिदिन कितना है? तो वो है 120 रुपए। 120 रुपए पर डे के हिसाब से इसमें पेमेंट करना अनिवार्य है, कम से कम 100 दिन के लिए। तो ये था उसका पूरा फैक्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की है। अगला प्रश्न आ गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खालिस्तान में प्रारंभ की गई थी। तो खालिस्तान में मतलब कौन सा और दूसरा राज्य है यहाँ पे कि सबसे पहले प्रारंभ की गई थी? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले, ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। और ये पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में हुई थी, जो कि हुई थी 1959 में। और इसका जो गांव था वो था नागौर, ठीक है ना। नागौर से ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज और सबसे पहले चुनाव पंचायती राज के वो मध्य प्रदेश में ही हुए थे, ठीक है। 1959 में मध्य प्रदेश में हुए थे, लेकिन व्यवस्था जो लागू हुई थी वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों के में घरेलू नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा है? जो टारगेट है वो कब तक का रखा है? 2022, 2023, 2024 या 2025? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 2023 तक का मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र में जो नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा है वो 2023 तक का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लेटेस्ट करंट अफेयर्स के भी इसमें क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इनको बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से मिक्सअप होके पक्का आने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? कुमार संभवम, शकुंतलम, मेघदूतम या फिर ऋतु संहार? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मेघदूत। मेघदूतम में मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है, यहाँ से की नर्मदा नदी का उद्गम है, ठीक है ना, वहां के पूरा वर्णन, ठीक है ना,
इस ग्रंथ में चित्रित किया है, जिसका नाम है मेघदूतम। ठीक है ना। इसमें अमरकंटक का वो क्षेत्र यहाँ पे कि पूरा का पूरा नर्मदा नदी का उद्गम है और मैकाल पर्वतमालाओं का पूरा चित्रण इसमें और उसके सभी पवित्र स्थानों का चित्रण इसमें बताया गया है। ठीक है। और यहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है ना, ये 3 नदियाँ यहाँ से उद्गमित होती है और बहुत ही सुंदर क्षेत्र है ये और प्राकृतिक रूप से बहुत ही प्यारा क्षेत्र कहलाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिल्क के लिए, हीरे की खदान के लिए, खूबसूरत महलों के लिए या फिर कागज के मीलों के लिए? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है हीरों की खदानों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और पूरे भारतवर्ष में अगर हीरा कहीं निकलता है तो वो निकलता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है यहाँ पे कि हीरे की खान पाई जाती है और वो कहाँ पर? पन्ना, पन्ना के साथ साथ छतरपुर और सतना, ये 3 जिले हैं ये। इस तीनों जिलों में हीरे की खानें पाई जाती हैं और हीरा यहीं से उत्खनन किया जाता है। पन्ना में कहाँ पर है ये? पन्ना में, हिनोता में। ये आपको ध्यान रखना है, हिनोता की जो खदान है वहां पर निकलता है। और साथ में सतना में कहाँ निकलता है ये? सतना में निकलता है मझगावा। ठीक है ना, ये जरूर याद रखना, मझगावा की जो खदानें हैं, ठीक है ना, वहां पर निकलता है हीरा। और छतरपुर में कहाँ पे? अंगरिया। ठीक है ना, ये क्षेत्र है यहाँ पे कि हीरे का उत्खनन किया जाता है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, रानी अवंतीबाई जल विद्युत गृह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जबलपुर, खंडवा, उमरिया या फिर खरगोन? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है जबलपुर। जबलपुर जिले में स्थित है ये रानी अवंतीबाई परियोजना। और ये किस डैम पर बनाई गई है? इस डैम का नाम बरगी डैम से नाम से भी इसको जाना जाता है और ये नर्मदा नदी पर संचालित है। ठीक है ना, नर्मदा नदी को पर बांध बनाकर ये संचालित की जा रही है और इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। ठीक है ना, और इससे 90 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हो गई थी? 2008, 2009, 2010 या 2011? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, भोपाल जबलपुर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? दक्षिण पूर्व, पश्चिम मध्य या फिर पश्चिम या फिर मध्य रेलवे? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है वो है बी, पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है ये जोन। और इस जोन की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1 अप्रैल 2003 में। ठीक है ना, इस जोन की स्थापना की गई थी। और इस जोन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 24 जिले। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी समिट 2.0 इन एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी आईएएस एग्जाम्स क्रैक करने में, जैसे कि कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज लॉरेट दीपक गुप्ता, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएनसी एंड आईटी तेलंगाना गवर्नमेंट, दुर्गा शक्ति डिप्टी सेक्रेटरी, डॉक्टर अजीत रानाडे, चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य बिरला ग्रुप, फरहान रावसन पैरिया, सीनियर एंकर पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रवीण कासवान, आईएफएस ऑफिसर। और साथ में उपस्थित रहेंगे अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स जो कि आपको अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको यह समिट जो 2 दिन का है जरूर अटेंड करना चाहिए। यह समिट से आपको काफी फायदे मिलेंगे, जैसे कि आपको ट्रिक बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के लिए। जिन्होंने एग्जाम पहले निकाला है वो आपके एग्जाम से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब देंगे। आपको रैंकर्स की तैयारी करने में आपको तरीके बताए जाएंगे। आईएएस ऑफिसर्स की जिंदगी को और गहराई से जानने का आपको मौका मिलेगा और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इस 2 दिन की इवेंट में क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 70% वक्ता, 20 टॉक एंड डिस्कशन सेशन, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप।
और इस समिट के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। यह पूरा समिट ऑनलाइन होगा। आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस क्या रहेगी? तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है, बस आपको एडवांस में रजिस्टर जरूर करना है। क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं, बट कुछ सेशन पैरेलली भी चलेंगे। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ये समिट सबके लिए खुला है। क्या कोई स्पेशल सेशन हमारे लिए, हमारे सवालों के लिए भी खुला है? जी हाँ, आपके सवालों के लिए भी महत्व दिया जाएगा और स्पीकर द्वारा सेशन के अंत में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप क्लिक करके इस पूरे समिट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर कीजिए और जब रजिस्टर करें तो मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में नीचे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन से जिले बांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश में? अनूपपुर, बैतूल, जबलपुर, उमरिया, राजगढ़, रतलाम या फिर टीकमगढ़, मुरैना। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है ए, अनूपपुर और बैतूल जो है वहां पर बांस का उत्पादन अधिक होता है और बांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बांस उत्पादन के लिए जो जलवायु और जिस तरीके की बारिश चाहिए होती है वो होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर से ले 125 सेंटीमीटर, यहाँ पे की बांस की अधिकतम पैदावार होती है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। ठीक है ना। बांस के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पर है बांस के उत्पादन में, और पहले नंबर पर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, ये भी क्लियर होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर आता है, यहाँ पे बांस का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश में बांस का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत की का पूर्व विस्तार है? विंध्याचल पर्वत का जो पूर्व में विस्तार है वो कौन सी श्रेणी का है? कैमूर, भांडेर, मैकाल, अमरकंटक, महादेव अमरकंटक श्रेणी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है कैमूर और भांडेर जो है वो विंध्याचल पर्वत की पूर्व में विस्तारित श्रेणियां कहलाती हैं। ठीक है, और उसके नीचे तरफ में जो है वो नीचे तरफ में अगर दक्षिण में देखा जाए तो मैकाल और अमरकंटक की श्रेणियां लगती हैं। जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ये नीचे लगा हुआ है, और महादेव और अमरकंटक की श्रेणियां ये भी बिल्कुल सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा कहलाती हैं। अमरकंटक की जो श्रेणी है वो मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और विंध्य पर्वतमाला जो कि नर्मदा घाटी का उत्तरी क्षेत्र जो कहलाता है, उत्तर में जो है वो पूरा विंध्य क्षेत्र कहलाता है, जो कि मालवा पठार से लेके कैमूर तक पूरा का पूरा फैला हुआ है। ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है दक्षिणी हिस्सा वो सतपुड़ा की पहाड़ियां कहलाती है, सतपुड़ा की श्रेणियां, जिसमें कि मैकाल श्रेणी, अमरकंटक की श्रेणी, ठीक है ना, और बघेलखंड की श्रेणी, राजपीपला श्रेणी, ये सारी श्रेणियां जो है ये सतपुड़ा की श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में जैविक कृषि नीति कब अपनाई गई थी? 2009, 2011, 2013 या फिर 2015? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 2011। 2011 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये जैविक कृषि नीति को अपनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उमरिया में, मंदसौर में, इंदौर में या फिर खरगोन में? मैं पिछले भी कई बार मध्य प्रदेश की जीके की सीरीज चल रही है उसमें मैंने कई बार बताया है कि कहाँ पर स्थित है, तो डेफिनेटली अगर आपने वो सीरीज देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप बता सकते हैं। स्पेसिफिक एमपी जीके की सीरीज मैं चला रहा हूँ टॉपिक वाइज, और काफी डीपली उसमें एनालिसिस चल रहा है। अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो उसको भी ज्वाइन कीजिए, और हर रोज एक वीडियो उसका अपलोड हो रहा है जिसमें कि 25 क्वेश्चंस कवर करता हूँ मैं। तो ये बताइए, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है इंदौर में स्थित। ठीक है ना, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये स्थापना किसने की थी? ये की थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1987 में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, और सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जिसे बोलते हैं प्लांट, वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? पूरा एशिया का सेकंड नंबर पे आता है, वो है उज्जैन में। ठीक है ना, उज्जैन में स्थापित है ये। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे अधिक फसल कहाँ होती है सोयाबीन की? वो भी इंदौर में ही होती है।
ठीक है ना। इंदौर सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल देने वाला जिला है। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, भोपाल या हैदराबाद? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो सही विकल्प है नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। और इस अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? इस अधिनियम की स्थापना हुई थी 2007 में। और कौन सा अधिनियम था ये? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है ना। 2005 के तहत 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये अधिनियम कब लागू हुआ था? दिसंबर 2005 को। ठीक है ना। इसको बोलते हैं बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है ना। इसको बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और इस पर स्पेसिफिक टॉपिक पर मैंने पूरा का पूरा डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वो समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो भी देखिए, क्योंकि एमपीपीएससी के लिए स्पेशल टॉपिक्स पर भी सीरीज चल रही है और एमसीक्यू पर भी सीरीज चल रही है। स्पेशल टॉपिक जो कि मध्य प्रदेश के सिलेबस में नए जुड़े हुए हैं, उस पर मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूं, तो उस पर भी पूरी की पूरी सीरीज चल रही है, तो उसको भी आप देखिए। और स्पेशल टॉपिक्स हर आयोग पर जितने भी कमीशन अभी ऐड हुए हैं उस पर चल रही है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट पे आप वीडियो देख सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम स्टडी का जो प्लेलिस्ट है उसमें वो सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेरा एमपी जो स्टडी कॉन्सेप्ट का चैनल है, इसको ट्यून करके आप बिल्कुल पूरे के पूरी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, पूरा एमसीक्यूज उसमें कवर कर रहा हूं मैं। रेगुलर आ रहा है, हर रोज अपडेट हो रहा है नया वीडियो। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन डीईसी द्वारा निर्मित है? ये कंप्यूटर जीके पर क्वेश्चन आया है आपका, तो बताइए। याहू, अल्टा विस्टा, गूगल या फिर लाइकॉस? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है अल्टा विस्टा। ये सबसे पुराना, ठीक है ना, सर्च इंजन है जिसको किसने निर्मित किया था? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीईसी। और अभी सबसे ज्यादा रनिंग में चलने वाला सर्च इंजन कौन सा है? वो है गूगल। और गूगल कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 1997 में। और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? लैरी पेज और सर्जरी ब्रायन। ठीक है ना। ये दोनों नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। लैरी पेज, ठीक है ना, और सर्जी ब्रायन, ठीक है ना, इन दोनों के द्वारा 1997 में गूगल लॉन्च किया गया था। वन ऑफ द वेरी पॉपुलर सर्च इंजन इन करेंट एरा। ओके, अभी के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर है गूगल सर्च इंजन। अगला प्रश्न आ गया, ये भी कंप्यूटर पर आधारित है। सीपीयू अपनी प्रक्रियाओं के बार बार मानों यानी कि वैल्यूज को लाने, डिकोड करने और निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करने का काम करती है। ठीक है ना। जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? राइट साइकिल, डेटा साइकिल, निर्देशन एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल या फिर डीएमए साइकिल? तो इसका जो सही विकल्प है वो है निर्देशन और इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है, जो कि बार बार, ठीक है ना, क्या करती है? वो मान को, जो भी वैल्यूज है उसको लाती है, डिकोड करती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। तो वो पूरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली पूरा साइकिल होता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन लेवल एक के बाद में एक आउटपुट के रूप में आपको मिलता है। अगला प्रश्न आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचक प्रबंधक कौन सा है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है? आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या फिर एक्सेस? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आउटलुक। आउटलुक जो है वो एक ईमेल का निजी सूचना प्रबंधक है, जिसमें कि आप अपना खुद का पर्सनल ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन है यू कैन कलेक्ट इन दिस माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ओके। अगला प्रश्न आ गया, 9 से 11 जुलाई 2020 के मध्य इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में, इंडिया में, वियतनाम में या फिर यूएई में? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है ब्रिटेन। इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। और इस आयोजन का जो प्रमुख मेन सब्जेक्ट था, वो विषय था, वो कौन सा था? तो इसका नाम था पुनः, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, विषय के बारे में बिल्कुल बनता है। ठीक है ना, ये पिछले कई बार क्वेश्चंस में पुनः प्रवर्तक बने। और इसके बाद में भारत व एक बेहतर नया विश्व, भारत व एक बेहतर नया विश्व, ठीक है ना। ये इसका विषय था, जिस विषय पर ये आयोजन रखा गया था और इस विषय पर ही पूरी
चर्चा की गई थी, ठीक है ना। और इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था? इसमें 30, ठीक है ना, विभिन्न देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया है? ये गलत प्रिंट हो गया है। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अमीरात या फिर लेबनान। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है ना। ये अरब मतलब अरब कंट्री का में होने वाला ये पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है। जो कि कब हुआ था ये स्थापित? ये हुआ था अगस्त 2020 में इसको स्थापित किया गया। और इसका नाम क्या है? नाम जरूर आपको याद रखना है, ठीक है ना। नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए नाम को आप बिल्कुल याद रखिएगा कि कौन सा क्या नाम है किस चीज का। तो ये बार का, ठीक है ना, ये हेडिंग है मेन, बार का नाभिकीय, ठीक है ना, बार का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। बार का परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और ये यूएई, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यूएई में, ठीक है ना, यूएई में इसको पूरा का पूरा बनाया गया। और इसमें कितना मेगावाट बिजली बनेगी? इसमें 1400 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता इसमें है पूरे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? ए, इंटरनेट पर ईमेल का प्रसारण, बी, कैटलॉग और टेलीफोन के माध्यम से बिक्री किया गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम, या फिर डी, अमेरिकी गणना ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी। तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है, ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार का लेन देन का जो माध्यम होता है उसको ई कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, रोबोटिक्स इसको बोलते हैं यंत्र मानव हिंदी में, के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला आ गया, इसकी सहायता से शल्य चिकित्सा को अधिक आसान और कम जोखिमपूर्ण बनाया जा सकता है। दूसरा विकल्प क्या है? इनकी सहायता से पर्यावरणीय जोखिमों को कम किया जा सकता है। और तीसरा, एग्रो रोबोट की सहायता से कृषि को सरल और अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? 1, 2, 3, केवल 2, केवल 1 या फिर इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प तीनों की तीनों बिल्कुल सही विकल्प है। ऊपर दिए हुए ये तीनों विकल्प हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनको आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान का उपग्रह है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल उनको आप रट लेना है और इसको याद करना है। इस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चन जो हैं, जो उपग्रह है शैक्षणिक संस्थान का है ये, ठीक है ना, कौन सा है? कार्टोसैट 28, कल्पना 1, इनसेट 2 या फिर सत्यभामा सैट। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सत्यभामा सैट, ठीक है। यही उपग्रह है जो कि शैक्षणिक संस्थान का एक उपग्रह है। और इस उपग्रह को चेन्नई के सत्यभामा जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। चेन्नई में जो सत्यभामा यूनिवर्सिटी है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना, उसने इसको विकसित किया था। और ये उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उनका जो डेटा है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है ना। और उसके लिए ये एक बहुत ही छोटा सा ग्रह है ये, ठीक है ना, सूक्ष्म ये ग्रह है जो कि यूनिवर्सिटी सत्यभामा द्वारा इसको तैयार किया गया था, ठीक है। अच्छा, ये जो उपग्रह है ये बहुत छोटा है। तो ये जो उपग्रह है ये जो एक और अन्य उपग्रह जो कि काफी बड़ा था उसके साथ में इसको लॉन्च किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी याद रखना है कि किसके साथ में इसको लॉन्च किया गया था। तो वो है कार्टोसैट 2C, ये उपग्रह था। इसके साथ में इसको इसी के साथ में इसको लॉन्च किया गया था। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया था ये भी पता होना चाहिए, PSLV
C-34, ठीक है ना, ये वाला जो उपग्रह था, ठीक है ना, ये जो सैटेलाइट लॉन्चर है, इससे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं में सभी में चुनाव करवाना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, ठीक है ना, निर्वाचन सूचियां तैयार करने का कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। तो इसमें से कौन से कथन सही है पता करना है। केवल एक, दो, तीन, एक या दो, एक, दो, तीन या फिर दो, तीन। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही, यानी कि ऊपर दिए हुए ये तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने अलग से एक एमसीक्यू सीरीज बनाई है, ठीक है ना, जिसमें कि मैं 25 इस तरीके के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर किए हैं। अगर आप वो क्वेश्चन सीरीज देखेंगे तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी और साथ ही साथ में इस पे पूरे टॉपिक पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, तो वो भी वीडियो आप देखें। तो उसमें भी आपको भारत का जो निर्वाचन आयोग है, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग, उन दोनों के बारे में डिटेल में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को भी आप पूरा जरूर देखिए प्लेलिस्ट से जाकर, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और सारे क्वेश्चंस उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो सही विकल्प है वो है राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग की जितनी भी सदस्य हों, चाहे वो जो आयुक्त हों, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है। ठीक है, और जो केंद्रीय है उसकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। केंद्र की जितने भी सदस्य और आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला प्रश्न आ गया, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पहला कथन है, संघ लोक सेवा आयोग की जो चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा कथन, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन को निलंबित तथा निष्कासित कर सकता है। तो इसमें से सही कथन ढूंढना है, तो कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? तो इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि सी इज द करेक्ट। ठीक है ना, दोनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति भी होती है और इनको निष्कासन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए आर्टिकल 315, आर्टिकल 316, आर्टिकल 317 या फिर 318? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है तो वो है आर्टिकल 315। दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये राज्य लोक सेवा आयोग साथ में जो संघ लोक सेवा आयोग है, दोनों, ठीक है ना, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, इन दोनों का ही जो गठन का प्रावधान है वो आर्टिकल 315 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना, तो दोनों को इसी के द्वारा ही गठित किया गया है, आर्टिकल 315। ठीक है, तो ये तो टोटल 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा आप मुझे बताएं। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को, साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें और लगातार मेरी सीरीज से बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का जो रेडियो बटन है सेलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल 100% वीडियोस नोटिफिकेशंस। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, जो एमपीपीएससी जीके पर आधारित है और लगातार चल रहा है, जो 100 क्वेश्चंस का पहला पेपर आता है। तो लगातार जुड़े रहिए मेरी सीरीज के साथ में। अगला वीडियो लेके फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।